जय हिंद, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग इड्यूटेरिया 5000 प्लस में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इड्यूटेरिया 5000 प्लस ऐसा बुक है दोस्तों, जिसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है, जिसमें आपको 90% क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में लड़ जाएगा। तो इसलिए ये बुक को आप लोग अच्छा से पढ़ें, ताकि आपका जीके जीएस का क्वेश्चन एक भी छूटे नहीं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इस सेट को कंप्लीट करते हैं, सभी ऑप्शन को भी डिटेल्स के साथ देखते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है। जब मांसपेशियों में दर्द होता है तो उसके उपचार के लिए कौन सा विकिरण का यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है इंफ्रारेड, दूसरा माइक्रोवेव, तीसरा है यूवी रे, चौथा है एक्सरे। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंफ्रारेड। देखिए, इंफ्रारेड जो विकिरण होता है, इसमें उसमें प्रभाव ज़्यादा होता है, जो त्वचा की गहराइयों तक जाता है और मांसपेशियों को गर्माहट देता है, जिससे रक्त का संचार बढ़ता है और अकड़न और मांसपेशियों के दर्द में राहत देता है। माइक्रोवेव जो जो रे होता है, इससे इससे हम लोग कुकिंग का काम करते हैं, प्लस रडार या लंबी दूरी की संचार उपग्रह वगैरह जो होता है, इसमें ये काम आता है माइक्रोवेव रे। यूवी रे, यूवी रे आप लोग को पता ही होगा कि पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से निकलता है, जो शरीर के लिए हानिकारक होता है, लेकिन यूवी रे विटामिन डी भी देता है और बैक्टीरियाओं को नष्ट करने में ये इम्पोर्टेंट होता है यूवी रे। एक्सरे, एक्सरे आपको लोग को पता ही होगा, एक्सरे का उपयोग करके हम लोग अपनी शरीर के हड्डियों का फ्रैक्चर वगैरह देखते हैं। इसका भेदन क्षमता अधिक होता है, लेकिन ये हड्डियों को भेद नहीं पाता है, इसलिए एक्सरे का उपयोग एक्सरे करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि यह खाद्य सामग्री संग्रहित करता है, इसमें नोड और एनोड होता है, यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो मिट्टी में बढ़े वो जड़ हो, तो इसलिए ये गलत है। इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, ये भी गलत है। यह खाद्य सामग्री संग्रहित करता है, ये भी गलत है। देखिए, नोड और एनोड जो होते हैं वो क्या होते हैं कि एक एक पौधों में या पौधों के फलों में एक गांठ से दूसरे गांठ जो बना होता है, इन गांठों के कारण ही ये तना में होता है। तो ये गांठ होता है नोड और इनोड के कारण ही। तो आप लोग देखते होंगे कि अदरक में भी इस तरह से गांठ होता है, इस तरह से गांठ होता है, इस तरह से करके बना होता है। तो ये गांठ होता है नोड और इनोड के कारण ही, इसलिए अदरक जड़ नहीं है, तना है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारा, बोरी एवं कुनो वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है एमपी, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है असम, चौथा है उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एमपी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एमपी में बोरी हो गया, कुनो हो गया, वन्य जीव अभयारण्य है। ये वही वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों, जहाँ पे अफ्रीका से जो चीते आए थे, तो यही मध्य प्रदेश के बोरी एवं कुन्हो में रखा गया था। अब महाराष्ट्र जो है, यहाँ पे तडोबा, संजय गांधी और नवेगांव पार्क प्रसिद्ध है। असम आपका काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, ये सब के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट यही है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदन द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है।
1 माह, 2 माह, 3 माह या 6 माह? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 माह। 1 मंथ में ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से, दोनों में से कहीं से भी स्वीकृत होना चाहिए। कहीं भी इसको रोका नहीं जाता है। 352 अनुच्छेद के तहत इसे लागू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है दोस्तों आरसी दत्त, आर डी गॉडगिल, दादा भाई नौरोजी और आर बी के राव। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आर बी के राव। अब देखिए, आर बी के राव जो हैं वह वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किए थे भारत की राष्ट्रीय आय का सटीक अनुमान लगाने के लिए। आर बी के राव। आरसी दत्त जो थे, जो ब्रिटिश काल में भारत के आर्थिक इतिहास द इकोनॉमी ऑफ इंडिया जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, लेकिन ये वैज्ञानिक नहीं थे। हमारा दूसरा ऑप्शन है आर डी गॉडगिल। गॉडगिल एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने योजना प्रारूप पर चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित गॉडगिल फार्मूला दिया था। गॉडगिल फार्मूला इन्होंने दिया था। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति, जिसे हम लोग बोलते हैं, का अनुमान लगाया था, लेकिन यह वैज्ञानिक नहीं थे, इसलिए दादा भाई नौरोजी भी नहीं होंगे। आपका सही आंसर हो जाएगा आर बी के राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? पहला है विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ जिसे बोलते हैं, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ है और यह वैश्विक व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। विश्व आर्थिक मंच, जिसे डब्ल्यूईएफ बोलते हैं, यह संस्था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देता है और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी ये वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। विश्व बैंक, इसके द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर, जल का अधिकतम घनत्व क्या होता है? एक इससे थोड़ा सा जल का अधिकतम घनत्व क्या होता है? बहुत लोग इसको 273 केल्विन माना देंगे, लेकिन ये गलत है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा 277 केल्विन। देखिए 277 केल्विन जो है वो शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री होता है और इसमें 273 केल्विन को और ऐड किया जाता है, इसलिए 277 ये हो जाएगा। 273 नहीं होगा, 269 भी नहीं होगा। 269 जो होता है ये -4 डिग्री के बराबर हो जाता है। 273 जो है वह 0 डिग्री के बराबर होता है और 373 जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, इसलिए 277 जो है वो 4 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए, लैक्टिक अम्ल आपको दूध में मिलता है, तो 1 का 3, 1 का 3 3 जगह है, ठीक है। उसके बाद एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आपको सिरका में मिलता है, तो एसिटिक अम्ल आपका हो गया सिरका में मिलता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में मिलता है
ब्यूटायरिक अम्ल जो है वो दुर्गंध दूध में या मक्खन में मिलता है। तो देखिए एक का हो गया 3, एसिटिक अम्ल आपका हो गया सिरका में। तो बी का 4 यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में हम लोग आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में हमारा सुमेलित करना है इसमें भी। तो देखना है अभिनव भारत संस्था, इसे कौन चलाया था। तो अभिनव भारत संस्था इसे बीडी सावरकर ने चलाया था। इसका हो जाएगा बीडी सावरकर। एक का हो जाएगा डी, तीनों जगह है एक का डी। अब नेक्स्ट छाटेंगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसे चलाए थे एम एन जोशी, जो 3 नंबर में है, यानी 2 का 3 दो जगह है। आगे देखते हैं हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये चलाए थे हमारे चंद्रशेखर आजाद, यानी 3 का 2 इसमें है। तो यानी सी आंसर हो जाएगा। नौजवान सभा हमारे वीर भगत सिंह नौजवान अवस्था में ही देश के लिए शहीद हुए थे, इन्हें शहीद आजम भी बोला जाता है। तो नौजवान सभा चलाए थे हमारे भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था। पहला है ऑप्शन 20 जुलाई 1905, दूसरा है 7 अगस्त 1905, तीसरा है 16 अक्टूबर 1905, चौथा है 7 नवंबर 1905। तो 20 जुलाई 1905 को दोस्तों लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन के निर्णय के लिए घोषणा करते हैं जनता के बीच में। इसमें इसमें घोषणा करते हैं 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन का आरंभ हुआ था, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को इस दिन बंगाल विभाजन का कानून पूरी तरह से लागू हुआ था, जिसे बंगाल में इसे शोक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में भी बोला जाता है। 7 नवंबर 1905 को आंदोलन के आरंभ में इस तिथि का ऐतिहासिक महत्व नहीं दिया गया है, इसलिए 7 नवंबर को कोई चीज नहीं माना जाता है। 11 नंबर में अब हम लोग आते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है जो हम लोग को बताना है। तो इसमें देखिए पहला है अभयारण्य और दूसरा है राज्य बताना है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य यूपी में है। हाँ ये यूपी में है, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यूपी में है। दूसरा है जैसमंद वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान, ये भी सही है, यह राजस्थान के उदयपुर जिला में स्थित है। तीसरा है करेरा वन्य जीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश में है, शिवपुरी जिले में, ये भी सही है। तीसरा है नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये कर्नाटक में नहीं है दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो इसका सही आंसर बताना है। पहला है 32, दूसरा है 132, तीसरा है 129, चौथा है 141। तो देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो 32 में करता है, 32 में सुप्रीम कोर्ट करता है। और हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो 226 में करता है, ये हाई कोर्ट जारी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिर्फ 32, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 नंबर में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी। पहला है लखनऊ, दूसरा दिल्ली, तीसरा कानपुर, चौथा है बनारस। तो ये कानपुर में किया गया था, 1924 में किया गया था, 1924 में किया गया था दोस्तों। इसमें सत्येंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी मिलकर कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं।
पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा है आंतरिक परिवर्तन, तीसरा है अपवर्तन, चौथा है प्रकीर्णन। देखिए दोस्तों, परावर्तन क्या है? परावर्तन प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटाना परावर्तन कहलाता है। आंतरिक परिवर्तन क्या है? तो आंतरिक परिवर्तन इसके कारण, जैसे कि हीरा चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देना, ये सब है आंतरिक परिवर्तन से। अपवर्तन प्रकाश की किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुरझाना अपवर्तन है। जैसे कि पानी में डूबा हुआ पेंसिल टेढ़ा दिखाई देना, गिलास में डूबा हुआ सिक्का ऊपर दिखाई देना, तो ये सब है अपवर्तन के कारण। और प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के कारण ही कोहरा के समय हम लोग को कोहरा दिखाई देता है। कोहरा में छोटा छोटा बूंद होती हैं जल के, प्रकाश की किरण को सभी दिशाओं में बिखेर देता है, जिससे हमारी आंखों तक सीधा पहुंच नहीं पाता है और हम लोग को उसमें कोहरा में थोड़ा कम दिखाई देता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली जीव नहीं है? पहला है हमारा नोस्टॉक, दूसरा है नाबीना, तीसरा है एजोटोबैक्टर, चौथा है माइकोराइजा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माइकोराइजा। माइकोराइजा एक कवक होता है जो पौधों की जड़ों के लिए एक सहजीवी का काम करता है। यह मुख्य रूप से फास्फोरस और जल के अवशोषण को बढ़ावा देता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य नहीं करता है। बाकी सभी आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 सुमेलित करना है। कौन सा सुमेलित नहीं है जो हमको बताना है? पहला, जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुआ था। हाँ सही है, जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुआ था। मजहर की घोषणा, देखिए जजिया कर अकबर ने गैर मुसलमानों पर लगने वाले कर थे, उसी को समाप्त किया था। मजहर की घोषणा, अकबर ने धार्मिक मामलों में खुद को सर्वोच्च निर्णायक बताया, उसी को मजहरनामा जारी करना कहलाता है, 1579 में। सही है ये। तीसरा है इलाही संबत। इलाही संबत 1583 में हुआ दोस्तों, 1583 में इलाही संबत हुआ था। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571, ये भी सही है। तो इसमें आपका इलाही संबत गलत हो जाएगा, 1582 न होकर 1583 होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, देखते हैं 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है सुमेलित करने के लिए। कौन सा सुमेलित नहीं है जो बताना है हम लोग को? कृष्ण प्रथम एलोरा मंदिर की स्थापना करवाए थे, ये सही हो जाएगा दोस्तों। नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर की स्थापना, ये भी सही है। राजराज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर का, ये भी सही है। देखिए कृष्ण प्रथम जो थे वो राष्ट्रकूट शासक के थे, महाराष्ट्र में एलोरा के मंदिर है। दूसरा है नरसिंह वर्मन प्रथम, पल्लव वंश के राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध रथ मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। राजराज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर का स्थापना इन्होंने किया था जो तंजौर में है। चोल शासक थे ये, राजराज प्रथम चोल शासक थे। नरसिंह वर्मन प्रथम, ये नहीं होगा दोस्तों, प्रथम तो रथ मंदिर का निर्माण ही करवाए थे, ये द्वितीय होगा। दो लिख दिए हैं, पेन से लिखा हुआ है। ये पूरा बुक मेरा बहुत सारा भरा हुआ था, बाकी मिटा के मैं इसको आप लोग को समझा रहा हूँ। जो पेन से नहीं मिट सका उसे छोड़ दिया। तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय जो हैं उन्होंने कांची का कैलाश मंदिर का स्थापना करवाया था। ये चोल शासक थे, ये चोल शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय
दुगनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी? पहला है दुगनी हो जाएगी, दूसरा है आधा हो जाएगा, तीसरा अपरिवर्तित हो जाएगा, चौथा है मूल्य वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। चूंकि बाजार में वस्तुओं का मूल्य और आपकी मिलने वाली मौद्रिक आय दोनों एक साथ दुगना बढ़ जाता है, इसलिए क्रय शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वास्तविक आय समान रहता है, जिसे आप परिवर्तित कहते हैं, इसलिए आप परिवर्तित रहेगा। 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। नहीं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश केवल परामर्श देता है राज्यपाल को कि इनका नाम जारी कीजिए। तो ये नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा, बता दिया हूँ, राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। दूसरा है राज्य के मुख्यमंत्री। तो नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री को ये काम नहीं है। मुख्यमंत्री न्यायिक प्रक्रिया में संवैधानिक शक्ति नहीं है इनको। राज्यपाल को यह शक्ति है। राज्यपाल अनुच्छेद 233 के तहत राज्य राज्य में जिला जितना भी होता है उसमें न्यायाधीश नियुक्त करने का और उनको पदोन्नति करने का अधिकार होता है। ये परामर्श लेते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेके ही करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग जैसे बिहार में बीपीएससी हो गया, झारखंड में जेपीएससी हो गया, उसी उसी तरह का है। तो इनका भी कोई रोल नहीं होता है, या केवल सिविल जज की परीक्षा का आयोजन करवा सकते हैं, यह और कुछ नहीं करवा सकते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा होता है? पहला ऑप्शन है सदाहरित, दूसरा है अल्पाइन, तीसरा है सवाना, चौथा है पर्णपाती। तो देखिए दोस्तों, पश्चिमी घाट के जो पाए जाने वाले वन होते हैं वो सदाहरित होते हैं। सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, सदाहरित होते हैं, क्योंकि वहां पे भारी वर्षा होता है जिसके कारण यहाँ साल भर हरे हरे भरे घने वन, सदाबहार वन मिलते हैं, इसलिए यहाँ सदाहरित रहेगा। अल्पाइन वन जो आपका वो है, यह अत्यधिक ऊंचाई जैसे हिमालय क्षेत्रों में मिलता है जहाँ बर्फबारी वगैरह होता है। सवाना वन जो होता है यह कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसे घास भूमि भी कहते हैं। पर्णपाती वन यह वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे थोड़ा बहुत यानी मध्यम में वर्षा होती है और पौधे गर्मियों में अपनी पत्ती गिरा देते हैं, जैसे मध्य भारत, बिहार, यूपी, एमपी वगैरह ये सब में ये मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापिकोंड की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नरसिंह वर्मन प्रथम, यानी ऑप्शन डी नंबर। राजेंद्र प्रथम जो थे दोस्तों, राजेंद्र प्रथम उत्तर भारत और श्रीलंका के अभियानों के साथ चोलपुरम की उपाधि धारण किया था, जिसे जिसे बोलते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के प्रतापी शासक थे। ये पल्लव वंश के प्रतापी शासक थे। इन्होंने ही वातापिकोंड, जिसे बतापी का विजेता बोला जाता है, खुद को घोषित किया था। राजराज प्रथम जो थे यह मुम्मांडी चोल देव जैसी उपाधि धारण किया था, और पुलकेशिन द्वितीय यह चालुक्य वंश के महान शासक थे। इन्होंने नरसिंह वर्मन प्रथम को हराया था, इन्होंने इनको हराया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? पहला है संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, दूसरा है सवाना पावना विद्रोह, तीसरा है संथाल विद्रोह, चौथा है नील विद्रोह। देखिए सन्यासी विद्रोह 1776 में हुआ था,
संथाल विद्रोह जो है 1855 में हुआ था। पावना का विद्रोह 1870 में हुआ था। नील विद्रोह 1859 में हुआ। तो 1857 के जस्ट बाद होने वाला विद्रोह पूछ रहा है, तो 1857 के जस्ट बाद विद्रोह हुआ, वह नील विद्रोह 1859, यानी डी नंबर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? पहला ऑप्शन है हमारा दिनेश गोस्वामी समिति, दूसरा है इंद्रजीत गुप्ता समिति, तीसरा है बोहरा समिति, चौथा है ओम प्रकाश समिति। अब इसमें कूट है 1 3 4 सही है, 2 और 4 सही है, 3 और 4 सही है, 1 2 3 सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3, तीनों सही है। पहला है दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और बोहरा समिति, ये तीनों मिलकर चुनाव सुधार से संबंधित नियम बनाए थे। चलिए 24 नंबर में अब हम लोग चलते हैं। 24 नंबर में हमारा है क्वेश्चन, चौबीस नंबर क्वेश्चन में व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब लिफ्ट स्थिर वेग से ऊपर की ओर जाता है, स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है, ऊपर की ओर त्वरित होने पर, या नीचे की ओर त्वरित होने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊपर की ओर त्वरित होने पर, ऑप्शन सी। देखिए ऊपर की ओर त्वरित होने पर लिफ्ट ऊपर की दिशा में त्वरण के गति से जाता है, तो प्रतिक्रिया बल जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है जो हम लोग को बताना है? पहला है मामलुक वंश। मामलुक वंश को ही हम लोग दोस्तों याद रखिएगा गुलाम वंश मामलुक वंश को ही हम लोग बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक सही है। 1206 में इन्होंने करवाया था, याद रखिएगा 1206 में इन्होंने गुलाम वंश का स्थापना करवाया था। लोदी वंश इब्राहिम लोदी, यह गलत है दोस्तों, इब्राहिम लोदी नहीं होगा, बहलोल लोदी होगा, यह बहलोल लोदी होगा, बहलोल लोदी। इब्रा लोदी वंश का इब्राहिम लोदी नहीं होगा, बहलोल लोदी होगा। इब्राहिम लोदी जो था इस वंश का अंतिम शासक था, ये याद रखिएगा, ये लास्ट शासक था। सैयद वंश खिज्र खां, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी। देखिए दोस्तों ट्रिक पे तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एक ट्रिक बता देता हूँ, आप लोग याद रखिएगा, आप लोग को आसानी होगा। गुल गुल खिले तो सैयद सैयद लोदी, इस तरह से हम लोग भी याद किए थे। और ये हो गया गुलाम वंश, ये हो गया लोदी वंश, खी से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। सॉरी, ये गुल से हो गया गुलाम वंश, याद रखिएगा, बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। गुल से हो जाएगा गुलाम वंश, खी से हो गया खिलजी, तो से तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ये आपका लगातार वंश चला जो दिल्ली शासन में आया था। अब इसका जो शासक है उसके बारे में बता देते हैं, उसको याद करने का तरीका है। कुतुबुद्दीन 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 जल गया खिब्बों से। आप लोग अपना देख लीजिएगा, ये मैं याद किया था इसलिए बता रहा हूँ। कुतुबुद्दीन जल गया खिब्बों से। कुतुबुद्दीन हो गया आपका गुलाम वंश का शासक। जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के।
गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के। खिज्र खान, खिज्र खान हो गया आपका सैयद वंश से। सिर्फ खी होगा, खिज्र खान सैयद वंश से। अब वो था खिब्बो, एक मिनट फिर से बता देता हूँ। खिब्बो, खी से हो गया खिज्र खान सैयद वंश से, अब बो से हो गया बहलोल लोदी। तो ये आपको अपना देख लेना है, याद होता है तो ठीक है, ये बता दिया मैं। हम लोग भी इस तरह से याद किए थे जो अभी तक याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, लोधी वंश का हो जाएगा बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, 26 नंबर में हमारा है, तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया था? पहला ऑप्शन है अबुल फजल, दूसरा है फैजी, तीसरा है अब्दुल रहीम खान खाना, चौथा है बीरबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना मुगल सम्राट बाबर के जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, उसका तुर्की भाषा में अनुवाद किया था, लिखा था। और फिर इसको फारसी अनुवाद जो किया उसको उसको हम लोग बोलते हैं बाबरनामा। तो बाबरनामा, देखिए तुजुके बाबरी जो है वो बाबर खुद लिखा था, खुद से ही। और जो अकबर के निर्देश में रहीम खान खाना है जो फारसी में इसका अनुवाद करवाया था। फैजी जो है ये अबुल फजल के भाई थे, अकबर के कवि थे, अबुल फजल के फैजी भाई थे। अबुल फजल जो हैं ये अकबर के शासनकाल के प्रसिद्ध ग्रंथ जो लिखे थे वो अकबरनामा और आईने अकबरी फारसी में लिखा था। तो अबुल फजल ने लिखा था आईने अकबरी, और अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। बीरबल जो थे वो अकबर के सलाहकार थे, नवरत्न में से एक थे और काफी विद्वान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसको देखते हैं, निम्न में कौन क्षोभ मंडल से संबंध में सही नहीं है? क्षोभ मंडल के संबंध में कौन सा सही नहीं है? पहला, इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है। ये तो सही है, इसको नहीं छाट सकते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है तापमान घटने लगता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने में हम लोग को पता है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री घटेगा। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, यह कथन भी सत्य है। गर्मी तेज होने के कारण हवाएं फैलती है जिससे इस परत की ऊपरी सीमा जो है ऊपर उठ जाती है थोड़ा सा। क्षोभ मंडल में मौसमी संबंधित कोई घटना नहीं घटती, नहीं, ये ही गलत है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटना घटती है, समताप मंडल में आपको कोई घटना नहीं घटती है, इसलिए एरोप्लेन वगैरह है वो समताप मंडल में उड़ता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहते हैं, ये सही है, ट्रोपोपाज ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग का मात्रक। संवेग का मात्रक क्या है? ये आप लोग को तो पता ही होगा दोस्तों, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 28 का पहला ऑप्शन ही सही है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, यह कोणीय वेग का है। 29 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो किन शब्दों को जोड़ा गया? पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता, चौथा है बंधुत्व।
अब इसमें से देखना, 1 और 2 को जोड़ा गया, 1 और 3 को जोड़ा गया, 1 2 3 को जोड़ा गया, 1 2 3 और 4 तीनों को जोड़ा, सभी को जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 और 3। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जिसे धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं, और अखंडता, ये तीनों को जोड़ा गया। 42वां संविधान के समय इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। बंधुत्व जो है ये पहले से ही संविधान में था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शहीद भगत सिंह के ऊपर है। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका था, ये बताना है। पहला है ट्रेड डिस्प्यूट बिल के के कारण। चौथा है पब्लिक सेफ्टी बिल। तीसरा है आर्म्स एक्ट। चौथा है ए और बी दोनों। तो ये हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। देखिए, ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो था वह मजदूरों को हड़ताल करने की शक्ति को रोक रहा था। ब्रिटिश सरकार जिसको लाया था, इसको बंद करवाने के लिए वो बोल रहे थे। और पब्लिक सेफ्टी बिल जो है, यह बिल क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार लाया था। इसलिए उसमें क्या होता था कि जेल में डाल दिया जाता था जो अगर निष्पक्ष होकर बोल रहा हो या कुछ क्रांतिकारी गतिविधि करता है, उसको जेल में डाल देता था। इसी दोनों को बंद करने के लिए शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। जास्कर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? पहला है बृहद हिमालय, दूसरा है ट्रांस हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित है और यह सबसे पुराना पर्वत है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणियां आदि आती है। ट्रांस हिमालय, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बृहद हिमालय जो है, इसमें हिमाद्री भी कहते हैं इसे हम लोग। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यही इसी में स्थित है, इसी में आता है, बृहद हिमालय में ही आता है। लघु हिमालय, इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणी इसी में आते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10 साला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोडरमल, बी ऑप्शन, बी नंबर में है टोडरमल। देखिए, टोडरमल जो है अकबर के प्रसिद्ध नवरत्नों में से थे। वह वित्त मंत्री थे, याद रखिएगा। दीवाने अशरफ बोला जाता था। भू राजस्व लगान जो है उसमें वैज्ञानिक प्रणाली तैयार किए थे इन्होंने। 10 साला बंदोबस्त टोडरमल लाए थे, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं, याद रखिएगा। जहांगीर, अकबर के बारे में तो पता है, ये मुगल सम्राट थे। जहांगीर ये भी मुगल सम्राट थे, अकबर के पुत्र थे। औरंगजेब, औरंगजेब जो है वह जहांगीर के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? पहला है लाल पांडा, दूसरा है अंगुल, तीसरा है जंगली कुत्ता, चौथा है चीता। तो देखिए, लाल पांडा जो है मुख्य रूप से पूर्वी हिमालय के राज्यों में पाया जाता है, जैसे कि सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ये सब हो गया। हंगुल जो होता है वो जम्मू कश्मीर में दच्ची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ है। ये दुर्लभ हिरन है, एक कश्मीरी हिरन जिसे बोलते हैं। इसे यही पाया जाता है। जंगली कुत्ता या कई मध्य प्रदेश के जंगल में या मध्य भारत के जंगलों में पाया जाता है। चीता तो ये भी विलुप्त होने के कगार पे है। इसे भी एमपी में लाया गया था, जो अभी बताएं, कुनो नेशनल पार्क में।
लाकर अफ्रीका से छोड़ा गया था। तो चीता भी अब भारत में विलुप्त होने के कगार पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किस में जाते हैं? पहला है जन खाता निधि, दूसरा है आकस्मिक निधि, तीसरा है भारत की प्रोत्साहन निधि और चौथा है समेकित निधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के समेकित निधि। 34 का समेकित निधि है हमारा 4 नंबर में, 4 नंबर में समेकित निधि। जन खाता निधि जो होता है इसमें सरकार केवल उस बैंकों को संभालती है जिसमें ईपीएफ वगैरह होता है। आकस्मिक निधि जो होता है वो राष्ट्रपति के अधीन एक आपातकालीन कोष होता है जिसका उपयोग अचानक संकट जैसे बाढ़ हो गया, अकाल हो गया, किसी देश का आक्रमण हो गया, उसमें यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में हम लोग चलते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन है 35 में, रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? पहला है मेंडल, दूसरा है डार्विन, तीसरा है लैंडस्टीनर, चौथा है कॉरेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लैंडस्टीनर दिए थे, ऑप्शन 3 लैंडस्टीनर इसका रक्त वर्गीकरण का सिद्धांत दिए थे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग के प्रकाश का किरण सबसे अधिक परावर्तित अपवर्तित होता है? सबसे अधिक जो अपवर्तित होता है वो बैगनी होता है दोस्तों। बैगनी रंग जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जिससे प्रिज्म के भीतर इसकी सबसे धीमी होती है, इसलिए विचलित कम होता है और कम मुड़ता है। ऊपर से हम लोग याद करते हैं बैजानी पिनाला, याद होगा जो हम लोग 9th-10th में पढ़े थे, बैजानी पिनाला। और लाल रंग का सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। चलिए 37 में हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन 37, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने किसने दिया था? पहला है अरविंद घोष, दूसरा है बिपिन चंद्र पॉल, तीसरा है राजा हरदयालाल, चौथा है लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। इनको सर में चोट लग जाने के कारण इनकी डेथ हो गई थी। यह यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, पौधों के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? पहला न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट में, चौथा है पेरोक्सीसोम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में, यानी सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसमें जो क्लोरोफिल यानी हरित लवक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाते हैं, वो प्रक्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन थी? पहला है तामलुक, दूसरा है बलिया, तीसरा सतारा, चौथा है भागलपुर। तो 39 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सतारा। सतारा दोस्तों महाराष्ट्र के में है
बलिया आपका यूपी में है, तामलुक बंगाल में आता है, भागलपुर बिहार में आपका है। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो प्रजापति जो थे दोस्तों, ये सृजन के देवता थे। युद्ध के देवता को ऋग्वेद में इंद्र के नाम से जाना जाता था, वो वर्षा के भी देवता थे। ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध के देवता और वर्षा के देवता ही बोला जाता था। युद्ध के देवता इंद्र हो गए, वर्षा के भी देवता हो गए। यज्ञ के जो देवता थे, यज्ञ को देवता को अभी तो याद नहीं आ पा रहा है, गलत तो बोलूंगा नहीं। आप लोग यज्ञ के देवता को देख लीजिएगा। जल के देवता जो थे वो वरुण थे। पशुओं के देवता पशुपति। सृजन के देवता प्रजापति को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन सही नहीं है? पहला है अहिंसा, दूसरा असत्य, तीसरा है अपरिग्रह, चौथा है स्यायवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्यायवाद। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? सलीम चिश्ती जो थे वो अकबर के समकालीन थे। अकबर डी नंबर में है हमारा, डी राइट आंसर हो जाएगा। बाबर पहला मुगल सम्राट थे। 1526 में इन्होंने मुगल सम्राट मुगल सल्तनत की स्थापना करवाई। हुमायूं बाबर के बड़ा पुत्र थे। जहांगीर जो थे अकबर के पुत्र थे। अकबर जो थे उन्होंने ही शेख सलीम चिश्ती के समकालीन माना जाता है, वही थे। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक से संबंधित है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक या बुद्ध चरित्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर विनय पिटक हो जाएगा। विनय पिटक ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि विनय पिटक में ही बौद्ध भिक्षु का संघ और अनुशासन के बारे में बताया गया था। सुत्त पिटक था, इसमें महात्मा बुद्ध धार्मिक उपग्रंथ, सिद्धांत और संवाद का संग्रह है। अब अभिधम पिटक जो है उसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक और आध्यात्मिक की व्याख्या किया गया है। अब बुद्ध चरित्र जो है यह अशोक घोष द्वारा संस्कृत में जो रचित है, बुद्ध भगवान की जीवनी के पर बुद्ध चरित्र लिखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर विनय पिटक ही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1947, 1948, 1950, 1962? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1948 में, भारत आजादी के 1 साल बाद, 1948। चलिए 44 हो गया। 45 में हम लोग आते हैं। 45 में हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किस तट से कितनी दूरी को पारदर्शिक जल के रूप में जाना जाता है? यानी कि कितना जल के अंदर, जैसे कि ये भारत का समुद्री सीमा है, तो कितना दूर तक जाएंगे तो प्रादेशिक सीमा जिसको माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम 20 मील है, 30 मील है, 12 मील हो जाएगा। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा, 12 समुद्री मील। वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है? वीर वीर है जो भूमि, वीर भूमि हमारा हो जाएगा इंदिरा गांधी। वीर भूमि राजीव गांधी, सॉरी मिस्टेक हो गया। वीरभूमि राजीव गांधी का है, इंदिरा गांधी का तो शक्ति स्थल है। जवाहरलाल नेहरू का है शांति वन, और लाल बहादुर शास्त्री जो है वो विजय घाट।
बहादुर से लड़ोगे तो विजय होगा, याद रखने का तरीका, बहादुर से लड़ोगे तो विजय होगा। देखिए इंदिरा गांधी जो थे शक्ति स्थल, क्योंकि आयरन लेडी इनको बोला जाता है, तो शक्ति है, तो शक्ति स्थल। राजीव गांधी वीर भूमि, वीर है राजीव, वीर भूमि। जवाहरलाल नेहरू को शांति वन बोला जाता है, सफेद फूल ये गुलाब का फूल लगाते थे, तो शांति का प्रतीक फूल होता है, तो जवाहरलाल नेहरू हो गया शांति वन। चलिए 47 में देखते हैं, निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीय रंगों की है, यानी केवल द्वितीय रंगों की है। पिकॉक, लाल सफेद पीला, ये नहीं होगा। पिकॉक पीला नीला मैजेंटा, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 48। 48 में है हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सा कैथोड किरण का गुण नहीं है। कैथोड किरण का गुण नहीं है। कैथोड किरणें अदृश्य होती है, यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है, इसमें वेधन क्षमता उच्च होती है, इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका वेधन क्षमता जो है वो अधिक होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 49 नंबर में, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। पहला प्रधानमंत्री की सलाह पर, दूसरा स्व विवेक से, तीसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, चौथा है मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, क्योंकि मंत्रिमंडल के अधीन ही काम, उन्हीं के इशारों पे ही काम करते हैं हमारे राष्ट्रपति। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन का लास्ट है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है, यही यही सही है। और देख लेते हैं, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और शासन भी करता है, नहीं ये गलत है, शासन प्रधानमंत्री करता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है बल्कि राष्ट्र का, नहीं प्रतिनिधित्व करता है लेकिन शासन नहीं करता है, वह ना ही, ये भी गलत है, ना ही दोनों कर दिया तो ये भी गलत है। चलिए इसमें जो स्मरणीय तथ्य हैं दोस्तों उसको एक नज़र देख लेते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज का सेट नंबर 9। देखिए गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम थे। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसने गुप्त संवत की शुरुआत किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी जो हुआ वो समुद्रगुप्त हुआ। इसे भारत का नेपोलियन और कविराज कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, कविराज समुद्रगुप्त। परम भागवत की उपाधि इसने धारण किया समुद्रगुप्त ने। इसके बाद दरबार में प्रसिद्ध कवि हरि सेन रहते थे। आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल को फाहियान भारत आया था। फाहियान जो है इसी के शासनकाल में आया था। इसके दरबार में कालिदास, धनवंतरि, बारामिहिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना इसी ने ही करवाया था। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया था। और अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त थे। तो दोस्तों ये था हमारा सेट नंबर 9 का क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन का ऑप्शन के साथ डिटेल था। कहीं कहीं पे बाय मिस्टेक हो गया होगा, क्योंकि मैं भी अपना अनुमान से ही पढ़ाता हूँ, जो याद है। गलत तो नहीं पढ़ाया हूँ अभी तक, छूट गया हो और हो सके कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्त यार के पास भेजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।